दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करूंगा। जैसे कि आपने शीर्षक पढ़ा होगा कि आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा इंतज़ार कर रहा है उत्तर प्रदेश में। अब खतरा ऐसा है कि जो भाजपा को सामने जो दिख रहे हैं दुश्मन, जो भी पार्टियां हैं, जो भी लोग हैं, उससे तो लड़ लेगी, लेकिन जो उसे अंदर से खोखला करने की कोशिश में लगे हैं, जो उसे अंदर से चाटने में कोशिश में लगे हैं, उनसे वो लड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। और ऐसे गद्दार नेता या ऐसा गद्दार समाज हमेशा से उनके ताक में रहता है। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में जो भी बोला जाएगा वो पूरे समाज पे होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसी समाज के लोग रहेंगे जो ज़्यादा क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जातियों का वर्चस्व की लड़ाई रही है। अब जातियों की वर्चस्व की लड़ाई अगर देख लें तो जब कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, तो क्षत्रिय को लगता था कि हम जीते हैं। जब समाजवादी पार्टी के मुलायम यादव जी जीतते हैं तो उन्हें यादवों को लगता था कि हम जीते हैं। जब मायावती जीती थी तो जो उनके समुदाय के लोग हैं, जो छोटी जातियां हैं, उन्हें लगता था, मैं तो नहीं मानता हूँ छोटी जाति, जो संविधान के हिसाब से उन्हें लगता था कि हम जीते हैं। तो ये जो हम का जो गुरूर है, ये जो हम का जो गुरूर है, वो आने वाले समय में एक दिन सबको ले डूबेगा। अभी आप बताइए, पूरे भारत में या पूरे विश्व में अनेक अनेक प्रकार के नाम हैं, सरनेम है, दुनिया है। अगर हर एक सरनेम वाला सोचेगा कि मैं ही आगे रहूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ बनूं, तो फिर कैसे ये दुनिया चल पाएगी। अब उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे जो भी जातियाँ हैं, अगर विश्वकर्मा सोचेगा कि मैं ही टॉप पे रहूं, यादव सोचेगा मैं ही टॉप पे रहूं, ठाकुर सोचेंगे मैं ही टॉप पे रहूं, राम समाज के लोग सोचेंगे मैं ही टॉप पे रहूं, ब्राह्मण सोचेंगे मैं ही टॉप पे रहूं, तो भाई जब सब लोग टॉप पे रहोगे तो टॉप तो इतना है नहीं कि सब लोग एक साथ में वहाँ पे जाके टॉप पे हो जाओगे। टॉप तो लिमिट के लिए है, टॉप तो लिमिटेड है, टॉप एक ही है, टॉप एक ही है जिस पे कभी मुलायम सिंह बैठे थे, कभी मायावती जी बैठी थी, कभी योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और आने वाले समय में कोई और बैठेगा। तो टॉप एक ही है, लेकिन सब लोग टॉप पे जाना चाहते हैं। अब वो टॉप के चक्कर में क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी बात मैं बताऊँगा। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा दूर का। महाराष्ट्र की सियासत देख लीजिए। महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी पार्टी और कांग्रेस 3 बार से सत्ता में थी। ठीक है, 3 बार से सत्ता में थी। उसके जो राइवलरी पार्टियां थीं, जैसे कि बीजेपी थी और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी थे उस समय, माननीय हिंदू हिंदर सम्राट बाला साहब ठाकरे जी थे उस समय। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ कि जब तक बाला साहब थे तब तक भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन था वो बहुत ही अच्छे से चला। अब धीरे धीरे भाजपा की जो जड़ें थीं, उनकी जो प्लान था, उनका काम करने का तरीका था, आपको सभी को पता होगा। वह 5 साल में एक बार चुनाव नहीं लड़ते, वो डेली चुनाव लड़ते हैं। उनका डेली कार्यक्रम रहता है। आप सोचोगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुआ, अब 2027 में होगा, लेकिन आप गलत हो। भाजपा हर समय लड़ते रहती है चुनाव। तो जैसे कि उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से सबको एकजुट करके वहाँ पे धीरे धीरे एनसीपी और कांग्रेस की जो 15 साल से जो सत्ता थी, उसको, उसकी कुर्सी हिलाने की कोशिश जारी हो गई। जब हिलाने की कोशिश जारी हो गई और उन्होंने हिलाया भी, कुर्सी हिलाया भी, अब वो हिलाने के बाद में जब भी बीजेपी और शिवसेना ने पटखनी दी, किसे? शरद पवार और कांग्रेस को, तब सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी बन के उभरी। अब ये देखने के बाद कि यार, मैंने तो बीजेपी को अपना छोटा भाई समझ के दिया था सीट, आज वो मेरे से सीट में ज़्यादा हो गई, तो अभी मुख्यमंत्री तो उसका होना चाहिए एक कानूनन के हिसाब से, क्योंकि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं 100% उसका ही मुख्यमंत्री होता है। गठबंधन में भी यही रूल लागू होता है। लेकिन सीन ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ा सा ईगो आ गया। तब बाला साहब जी नहीं थे, उनके लड़के उद्धव जी थे, तो थोड़ा सा ईगो आ गया। ईगो होने की वजह से इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पीछे हट गए। कौन?
उद्धव जी कि भाई मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तो जो महाराष्ट्र के चाणक्य जाने वाले हैं शरद पवार जी, उन्होंने तुरंत भाजपा को बाहर से सपोर्ट किया और सरकार भाजपा की बन गई। बाद में उद्धव जी भी आके सरकार को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री के हिसाब से अंदर आके बैठ गए। पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना महाराष्ट्र में, नाम था देवेंद्र फडणवीस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी, इतना स्ट्रॉन्ग कि आज के तारीख में जो महाराष्ट्र के चाणक्य हैं उनको भी धूल चटा चुका है 2-3 बार। आज उनकी पार्टी ख़त्म कर दिया महाराष्ट्र में। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भाजपा ने दिया है। ब्राह्मण चेहरा है लेकिन एक राष्ट्रवादी चेहरा। मैं तो यही बोलूँगा, अगर ब्राह्मणों को कुछ सीखना है, किसी को भी कुछ सीखना है तो देवेंद्र फडणवीस से सीखिए। तो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी बार वापस से विधानसभा चुनाव हुआ। दूसरी बार वापस से चुनाव हुआ, चारों पार्टियाँ अलग अलग लड़ी, अलग अलग सबकी सीटें आई और फिर से बीजेपी टॉप पे आई। अब ये देखने लगे, उद्धव जी को लगा कि यार ये फिर से टॉप पे आ गया, यानी फिर से इसका मुख्यमंत्री बनेगा। अब अंदर से भाई उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई। आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे थे लेकिन उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने क्या किया, वो लगे विकल्प तलाशने। तब आपको पता है जो सबसे बड़े चाणक्य थे शरद पवार, उन्होंने फ़ोन किया उद्धव को कि भाई 40-40, 80 सीट हमारे पास में है और 42-43 आपके पास में है, तो क्यों ना हम लोग मिलके 120 के आसपास में बनाते हैं सरकार। 121-22 चाहिए था और जो भाजपा थी वो खुद 108 पे थी। वो जो बहुमत चाहिए था वो उसके पास नहीं था और जो अलग जो जीतने वाले थे वो नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदुत्व का प्रचार करती थी शिवसेना, उसको सोचो शरद पवार ने सपोर्ट दिया कांग्रेस को लेके और मुख्यमंत्री बने उद्धव जी। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने तो एक तमाचा था भाजपा के मुंह पे, एक करारा धोखा था कि यार हम हिंदुत्व के नाम पे लड़े, हमारे सिंबल पे लड़े, सब कुछ हुआ, सिंबल पे लड़े, गठबंधन करके लड़े, मेरे वोटर ने आपको दिया, आपके वोटर ने उनके वोटर ने मुझे दिया। हाँ, लेकिन ये धोखा क्यों? मतलब मिल के लड़ने के बाद में अगर शिवसेना बीजेपी मिल के चुनाव में उतरी तो लोगों ने जो वोट दिया वो दोनों के गठबंधन को दिया, ना कि किसी एक को दिया। तो फिर ये कैसे अनैतिक गठबंधन करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जा सकते हैं? लेकिन वो गए और ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये जो धोखा मिला उनको, उससे एक सबक मिला। और देवेंद्र फडणवीस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, भाजपा का फायर ब्रांड नेता, आने वाले समय में प्रधानमंत्री का कट्टर दावेदार आदमी है। आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। आने वाले 20 साल में देवेंद्र फडणवीस को पूरा हिंदुस्तान जानेगा। वो बंदे की वो काम करने की क्षमता है। हम जाति पाति को नहीं मानते, हम ये मानते हैं कर्म ही पूजा, और कर्म में वो देवेंद्र फडणवीस जैसे ब्राह्मण समाज से आते हैं और टॉप पे के लीडर हैं और ज़बरदस्त। आप उनको देखोगे तो दलित को भी कंधे पे उठा के घूमते हैं। ये नहीं कि वो जो कास्ट से आते हैं वो कास्ट को लेके चले, वो सभी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनसीपी को भी तोड़ दिया, अजित पवार को अलग करके बिना सिंबल की पार्टी बना के शरद पवार को एकदम पंगु बना के छोड़ा। सेम काम उन्होंने उद्धव के साथ में किया, उद्धव की पार्टी को पंगु बना के छोड़ा। आज वो लोग पंगु हो गए हैं महाराष्ट्र में। वो अलग बात है, मुंबई में थोड़ा पावर है भाई, क्योंकि अब कम से कम एक शहर में पावर नहीं होगी तो पार्टी किस चीज़ की। तो ये जो धोखा मिला था, तो वही धोखा अभी उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी जी के साथ में। मैं चेताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक सभा बैठी थी, वो सभा ब्राह्मण सभा बैठी थी। जो भी भाजपा के ब्राह्मण विधायक थे, सभी लोगों ने एक बंद कमरे में मीटिंग किया था। आप बताइए ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनको मीटिंग करनी पड़ गई? ऐसे कौन से मुद्दे थे कि वो मीटिंग करनी पड़ गई? तो जब रिपोर्टर जब गए, पूछा उन्होंने कि भाई आप लोग ऐसे मीटिंग कर रहे हो, क्या था? बोले कि नहीं, हमारे समाज का गेट टुगेदर था, यानी एक दूसरे से मिलना जुलना था। तो मैं यही पूछना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भाई आप समाज में गेट टुगेदर करोगे, आपको पता है आपके समाज का मतलब क्या है? आपके समाज का मतलब है सभी को एक दिशा देना। दिशा देना यानी कि देश को एक दिशा देना। जो आप टैग लेके चलते हो ब्राह्म का ज्ञान वाला, तो उस टैग का मतलब है कि आपको एक दिशा देना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो बंद कमरे में? एक दिशाहीन रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हो। और किस पार्टी के खिलाफ में? वो पार्टी जिसने
ना केवल मान सम्मान, धर्म का मान सम्मान पूरे भारत में एक बार फिर से स्थापित किया है। आज वो नक्सली से लेके जिहादी से लेके जो भी देश विरोधी धर्म विरोधी लोग हैं, हर मोर्चे पे उसके जवान लड़ाई कर रहे हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग। आप उस पार्टी के साइड हट के मीटिंग कर रहे हो हैं? वो जो 42 विधायक थे, आप बताइए एक समाज में क्या मैसेज जा रहा है? हम सोच रहे हैं या देश सोच रहा है या समझदार लोग सोच रहे हैं कि ये जो समाज हो वो जाति पाति से उठ के हो, और आप लोग क्या चाहते हो? फिर से 42 लोग मिल गए, कल जाके क्षत्रिय अपने में मीटिंग करेंगे, यादव अपने में मीटिंग करेंगे, तो हो गया कल्याण फिर। हाँ, हो गया कल्याण फिर मायावती जैसे नेता आएंगे जातिवादी, फिर मुलायम जैसे नेता आएंगे जातिवादी। वो बात अलग है कि ये जो नेता आते हैं ना जातिवादी वाले, वो जाति का भी भला नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, समाजवादी पार्टी में आप लोकसभा में कितने यादवों को दिया था अखिलेश ने सीट, आप देख लीजिए। एक भी यादव नहीं है, एक यादव की बात कर रहा हूँ भाई। अगर एक भी यादव को टिकट दिया होगा अखिलेश ने तो आप मेरे को बोल देना। धर्मेंद्र यादव, ऐसे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और एक बंदा था यार, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और एक यादव था, वो 3 यादव को दिया था। और तीनों इसके चचेरे भाई हैं, चाचा के लड़के, काका के लड़के हैं। और ये खुद था और डिम्पल जी थे। टोटल 5 यादव को समाजवादी ने दिया था। आप बताइए, और इसके साथ में कितने लोग थे? इसके साथ में हर वर्ग के लोग थे, मौर्यास, पासी, विश्वकर्मा। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, हर वर्ग के लोग हैं, ठाकुर थे, पंडित थे, सारे वर्ग के लोग थे, अच्छी बात है। लेकिन यादव में तुम्हारे परिवार वाले क्यों? बाकी यादव मर गए हैं क्या? बाकी अच्छे नेता नहीं है? हम लोग क्या यहाँ पे पागल बैठे हैं? हम लोग नहीं हैं? नहीं, यादवों की तरफ से नेतृत्व तो सिर्फ भैया जी का परिवार करेगा, और हम लोग तेल लगाएंगे। हाँ, भैया जी के गोजी में तेल लगाएंगे, क्योंकि भैया जी को जिताना है। तो एक्चुअली आते हम लोग मुद्दे पे, भैया जी का बात छोड़िए। यही है कि भाजपा को अब सतर्क होना चाहिए इन 42 विधायकों से, और आने वाले समय में कोशिश ये हो कि कोई जातिवादी मीटिंग पार्टी के अंदर ना हो, क्योंकि ये देश की जो जनता है वो भाजपा को वोट देती है। अगर भाजपा के विधायक ही अगर जातिवादी मीटिंग करेंगे तो ये दलिद्रपना करेंगे, तो फिर थोड़ा संकोच होता है, फिर नेतृत्व तो करेगा कौन? इसके लिए भाजपा सावधान रहे इन जयचंदों से। हालांकि उन्होंने कुछ बताया नहीं कि हम किस लिए किए थे, लेकिन किए थे तो भाई कुछ होगा ही। तो यही मैं बोलूँगा कि भाजपा सावधान रहे इन जयचंदों से। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो वीडियो आए, ताकि ये जो मेरी आवाज़ है अगर आपको सही लगती है कि बंदा सही बोल रहा है, तो ये आवाज़ सब तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। आने वाले 2017 में एक अच्छा रिपोर्टर जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता हो, जो निष्पक्ष काम करता हो, उसका भी मान सम्मान आप लोग बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज के लिए दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजा रविश कुमार। धन्यवाद।